नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां पूरे देश के अंदर एक तरफ एनडीए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रचार प्रसार कर रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी पीछे नहीं है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद लगातार इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती को पेश करने का दावा भी कर रही है। आज के दिन की बात करें तो आज अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से दोनों नेताओं ने बीजेपी को जमकर घेरा, बीजेपी को आड़े हाथों लिया और तो और अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसी बातें भी बीजेपी को कही हैं जो आपने पहले भी सुनी थी और पहले भी अरविंद केजरीवाल ने जेल से ठीक आने के बाद ऐसी हूबहू बातें सामने रखी थी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी आरक्षण को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। पहले आपको सुनाएंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूं कल परसों। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही है, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही है, बंगाल में इनकी कम हो रही है, यूपी में इनकी कम हो रही है, बिहार में इनकी कम हो रही है, झारखंड में इनकी कम हो रही है, राजस्थान में इनकी कम हो रही है। तो इनकी सीटें आ कहां रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें एक। तो आपने सुना एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से आज बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से मात्र 200 से 250 के बीच सीटें ही बीजेपी या फिर एनडीए को मिलने वाली है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि जो 400 पार का नारा है वो 400 पार यानी 400 के बाद जो सीटें बचती हैं मात्र वो ही सीटें बीजेपी जीतेगी, यानी कुल 543 सीटों में से 143 सीटें ही बीजेपी जीतने जा रही हैं, उससे भी कम बीजेपी को सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर बार की तरह आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली के दौरान इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर अन्य गठबंधन जितने भी दल इस गठबंधन में हैं उन सब पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी
अब वहां सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। तो आपने दोनों तरफ की बातें सुनी। एक तरफ इंडिया गठबंधन के दो दल यानी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मौजूदा सत्ताधारी दल बीजेपी पर निशाना साधा। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपने गठबंधन का पूरी तरह से नेतृत्व करते हुए लगातार अपोजिशन पे, विपक्ष पर जो है वो जमकर कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सीधे आज की चर्चा भी शुरू करते हैं। बात भारत की में आज हम बात करेंगे इस गठबंधन को लेकर। क्या कुछ इस गठबंधन या फिर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद गठबंधन को मजबूती मिली है या नहीं, इसका सीधा कितना असर देखने को मिलेगा। फिलहाल कुछ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अवरिल मलिक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं। दूसरे मेहमान धर्मेंद्र सिंह जी हैं, सपा प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वंशराज दुबे जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ फिलहाल बने हुए हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शुरुआत में आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे करना चाहूंगा। वंशराज जी, अरविंद केजरीवाल एक ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद उनकी एक अलग ही ऊर्जा है और जिस तरह से उन्होंने एक सुर में आवाज रखी है। पहले भी उन्होंने कहा था कि अब जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अपने रूल को फॉलो करेंगे, नियम को फॉलो करेंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे, और भी कई सारे मुख्यमंत्रियों के उन्होंने नाम लिए हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल हो या फिर बाकी अन्य मुख्यमंत्री हो। वो कह रहे हैं कि अब मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे और उसके बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये बीजेपी की इस वक्त पॉलिसी दिख रही है। शीतल भाई, देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 प्रमुख बड़ी बातें आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ एक साझा प्रेस वार्ता में की, खास करके लखनऊ के अंदर, आप देखिए यही बात अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से छूट के आए लगभग 20 घंटे के बाद उन्होंने जो बात की थी, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी। नंबर 1, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही गद्दी संभाली, उन्होंने एक नियम बनाया कि जो भी 75 साल उम्र का नेता होगा उसको भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक मंडल में डालने का काम करेगी। और उसके तहत उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, यशवंत सिन्हा जी हो गए, सुमित्रा महाजन जी हो गए, आनंदीबेन पटेल हो गए, यानी एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप देखेंगे कि 2014 के बाद तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। नंबर 2, उन्होंने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने नेता थे जो नरेंद्र मोदी के बराबर जा रहे थे, उनका भी कहीं ना कहीं कद जो है काटने का काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज देश की जनता इस बात को देख रही है। देश की जनता ये बात जानना चाहती है कि क्या जो नियम कानून नरेंद्र मोदी जी ने अन्य नेताओं के लिए बनाया था, क्या वो उनके ऊपर लागू होगा। ठीक है, ये बीजेपी का अपना मुद्दा है और अभी समय अवधि भी पूरी नहीं हुई है। क्या आगे कुछ कदम बीजेपी का रहेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही वंशराज जी, उसमें क्या खास रहा, क्या जमीनी मुद्दे रखे गए, क्या आम लोगों से जुड़े मुद्दे रखे गए, मात्र वही घिसी पिटी बातें देखने को मिली? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने आप मीडिया बंधुओं के जरिए उत्तर प्रदेश के, खास करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को आह्वान किया कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पहला नंबर 1 ये चुनाव ये है कि नरेंद्र मोदी जी अगर घूम घूम कर 400 सीटों का नारा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको 400 सीटें चाहिए, तो शीतल भाई, इसी उत्तर प्रदेश की अयोध्या लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी लल्लू सिंह हैं, उन्होंने ये कहा था, अगर आपको याद होगा, कि 400 सीटें हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल ने ये कहा कि 400 सीटों नरेंद्र मोदी को दिला दो क्योंकि हमको संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा हो गई, आनंद हेगड़े हो गए, यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का बयान आया कि हमको संविधान बदलना है, इस देश से आरक्षण खत्म करना है, ओबीसी, एससी, एसटी को जो आरक्षण बाबा साहब के संविधान ने दिया है उसको खत्म करना है। बहुत मामूली चुनाव नहीं है। मतलब ये कुछ आपके बड़े मुद्दे हैं जो आप लगातार उठा रहे हैं। मैं अवरिल जी से जल्दी से जवाब दूंगा, फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवरिल जी, वंशराज जी ने कहा कि ये सरकार जो है वो 400 सीटें इसलिए मांग रही है क्योंकि संविधान खत्म करना है, आरक्षण को खत्म करना है। क्या वाकई में यही मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार आप पर जो है वो कहीं ना कहीं निशाना साध रहा है? और दूसरी बात, बीजेपी चुप है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है जो उन्होंने जेल से आने के बाद, बाहर आने के बाद जो दिया था। देखिए, इन्हें अगर बोलना है तो ये शराब घोटाले के विषय पर बोले।
इन्हें स्पष्ट करना चाहिए शराब घोटाले के विषय को। ये यमुना सफाई घोटाले के विषय पर बोले यदि बोलना चाहते हैं तो। अगर बोलना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो एक क्लासरूम घोटाले के विषय पर बोले, डीटीसी घोटाले के विषय पर बोले, हवाला घोटाले के विषय पर बोले, विज्ञापन घोटाले के विषय पर बोले, ऑक्सीजन घोटाले के विषय पर बोले। इन्होंने कहा था यमुना जी को ये साफ कर देंगे। यमुना जी साफ हुई क्या? ये आए मेरे साथ चले, मैं इन्हें दिखाता हूं यमुना जी का क्या हाल है आज के समय में। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सामान्य गाड़ी से चलेंगे। क्यों वो लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं? वो नीली वैगनार में घुमा करते थे। इस विषय का इन्हें उत्तर देना चाहिए। उसके साथ साथ ये उत्तर दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सरकारी मकान नहीं लेंगे। सरकारी मकान नहीं लेने से वो शीश महल तक पहुंच गए। इन्हें चिंता हुआ करती थी शीला दीक्षित जी के घर के अंदर लगे हुए एसी की, और आज इन्होंने शीश महल बनवाया, वो सबको नजर आ रहा है। ये शीश महल के विषय पर नहीं बोलेंगे, ये इमरजेंसी के विषय पर नहीं बोलेंगे इंडी गठबंधन के लोग। ठीक है, ओके, ये इंडी गठबंधन के लोग पाल घर के विषय पर नहीं बोलेंगे जहां संतों की निर्मम हत्या होती है। ये इंडी गठबंधन के लोग कश्मीरी पंडितों के विषय पर नहीं बोलेंगे, टीकालाल टपलू जी ने याद नहीं आएंगे। उसके साथ साथ ये पालघर के विषय पर भी नहीं बोल रहे हैं, संदेश खाली के विषय पर भी नहीं बोल रहे हैं। अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो महिला सुरक्षा के विषय पर नहीं बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, ये स्वाति मालीवाल जी के विषय पर बोले, स्वाति मालीवाल जी के विषय को स्पष्ट करें। इन्हें बहुत चिंता हो रही है इस देश की। फिर तो आपको भी मणिपुर पर बात करनी चाहिए, आपको भी इस कश्मीरी पंडितों पर बात करनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की हालत आपने देखी, अभी तक नहीं सुधरी है। ये तो आप ही के दावे थे, आपकी सरकार के दावे थे अविल जी। और उसके साथ साथ ये कन्हैयालाल टेलर के विषय पर भी नहीं बोलेंगे। नहीं अविल जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। यूपीए की सरकार थी अविल जी, और इन्होंने घोटाले किए हैं। बोफोर्स घोटाले के विषय में नहीं बोलेंगे, कॉमनवेल्थ घोटाले के विषय में नहीं बोलेंगे, 2G 3G के विषय में नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके, धर्मेंद्र जी बने हुए मेरे साथ, ठीक है, के विषय में नहीं बोलेंगे। ओके, लौटूंगा। धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, अरविंद केजरीवाल और साथ में अखिलेश यादव साथ में आए। अरविंद केजरीवाल काफी देर के बाद जेल से बाहर आए हैं और कुछ ही दिन उनके पास बचे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए, यानी जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते तब तक अरविंद केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दा एक आरक्षण दिखा, आरक्षण के अलावा कोई खास मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखा। मैं जानना चाहता हूं कि 2019 के मुकाबले 24 में समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर। शीतल जी, आज की जो जी धर्मेंद्र जी, जी आवाज हमारी जा रही है? जी बोलिए। देखिए, उसके अतिरिक्त भी कई महत्वपूर्ण बातें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जो पहले भी कहा करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक नारा लेके आई थी, अब की बात 400 पार, जिसको जनता ने 400 हार में बदल दिया है। वही चीज आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही जो पब्लिक के बीच थी। सवाल महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग पहले चरण से ही जब जनता के बीच गए या पहले से, तो जनता जो सवाल पूछती थी वही हमने मंचों से उठाया। जनता कह रही थी कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, अत्याचार चरम पर है, कानून व्यवस्था चौपट है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किस तरह से किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उनके सामने कीली ठोक दी गई, और जो ड्रोन ले आए गए थे सीमा की सुरक्षा के लिए, उनसे जो है गोले बरसाए गए किसानों के ऊपर। 750 किसान वहां मर गए, उनकी शहादत हो गई। देश के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के बड़ी उनको चिंता स्वाति मालीवाल जी की हो रही है। इनके प्रधानमंत्री जी जा करके हमको लगता है देश क्या दुनिया का सबसे बड़ा जो कांड कर दिया रेवन्ना, उसके बगल पीठ ठोक करके जो है वोट मांग रहे थे। आपने खुद ही पूछा इनसे, मणिपुर पे हमारी बहनों के साथ क्या हुआ, आधी आबादी के साथ कितना बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ। तो मतलब आपको स्वाति मालीवाल की चिंता नहीं करनी चाहिए धर्मेंद्र जी? नहीं, सबकी चिंता होनी चाहिए, कानून अपना काम करेगा, लेकिन इनको ये बात बोलने का अधिकार नहीं है जो घोटाले से घिरे हुए हैं। जिन्होंने, देखिए, घोटाले पे इनको कौन देता है बोलने का हक? जो आकंठ घोटाले भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। अलबत्ता इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड होती है और भारतीय जनता पार्टी खाते में वो कंपनी पैसा देती है, जिनके यहाँ छापा पड़ता है। ये कोई ऐसे अचानक नहीं हो गया, ये ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ। धर्मेंद्र जी, मैंने आपसे पूछा था कि 2019 के मुकाबले 2024 में आप कहाँ पर खड़े हुए हैं? मैं उस पर आता हूँ शीतल जी, आता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो बुनियादी सवाल है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे आधी आबादी की बात हो, जो मुद्दे लेकर के प्रधानमंत्री जी आए थे
पर हर जगह फैल रहे, उस पर ही जवाब देने की स्थिति में है, नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के अंदर कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है और माँ गंगा को मैं साफ करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, मैं माँ गंगा का मानस पुत्र बन रहे थे। आपको आश्चर्य होगा 12 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर एक भी सीवरेज सिस्टम को साफ करने के लिए एक ईंट नहीं रखी गई, सारी गंदगी माँ गंगा में जा रही है। इन्होंने तो माँ गंगा के साथ विश्वासघात किया है, तो ऐसे लोगों की बात पर जनता क्यों विश्वास करेगी? ये जब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब जनता के बीच में जा रहे भारतीय जनता पार्टी के साथी इनके प्रधानमंत्री जी 2014 का घोषणा पत्र, 2019 का घोषणा पत्र, उत्तर प्रदेश का 2022 का घोषणा पत्र पढ़ ले और जनता को बता दें कि मैं घोषणा पत्र लेके आया था और इसको पूरा कर दिया, इसलिए अगले संकल्प पत्र की बात करें। ये कर नहीं सकते हैं। आप इनकी बौखलाहट की बात देख सकते हैं, किस तरह प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले से लेकर के अडानी अंबानी तक पहुंच गए हैं। तो ये साफ परिलक्षित होता है, दिख रहा है कि इनको भी इस बात का एहसास है कि जनता इनको 100-150 के आसपास समेटने जा रहे हैं। ओके, मैं जवाब ले लेता हूँ। अवरिल जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता जान चुकी है कि आने वाले समय 4 जून को क्या कुछ होना है। जी देखिए, 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नाते यहाँ पर मौजूद है, इन्हें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बोलना चाहिए मुजफ्फरनगर दंगे के विषय पर, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। निहत्थे राम भक्तों के ऊपर जो गोलियां इनकी सरकार के दौरान पार्टी के नेता बरसाई गई थी, उस विषय पर ये नहीं बोलेंगे। नहीं देखिए, मैं आपके बीच में मैं नहीं बोला था, इस प्रकार से डिबेट नहीं होती है, सुन लीजिए पहले। उसके साथ साथ जिस प्रकार से हमारे विकास कार्य हैं, हमारी उपलब्धियां हैं, एक और दूसरी ओर इनका भ्रष्टाचार है, इनके घोटाले हैं। ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवाद के आधार पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया है, सबको नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी का क्या हाल है उत्तर प्रदेश राज्य में, जो कि सबसे बड़ा सूबा है, वो सबको दिख रहा है। एक और हम जनधन योजना चला रहे हैं, उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, मुद्रा योजना चला रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, 370-35 को हटाने का हम कार्य कर रहे हैं। कश्मीर में किस प्रकार से शांति है वो सबको नजर आ रहा है। कश्मीर का युवा किस प्रकार से लैपटॉप लेकर घूम रहा है, खेल के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, वो सबको दिख रहा है। आज कश्मीर के युवाओं के हाथ में लैपटॉप है, पत्थर नहीं है। कश्मीर में पत्थरबाजी को हमने समाप्त कर दिया, आतंकवाद के ऊपर हमने जिस प्रकार से करारी चोट की है वो सबको नजर आ रहा है। उसके साथ साथ हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है चीन और पाकिस्तान को, 4 जून को वक्त बताएगा, लोग बताएंगे 4 जून को क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आएंगे, तो 4 जून को पता लग पाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, आऊंगा आपके पास धर्मेंद्र जी, पहले वंशराज जी के पास जाऊंगा, उनसे भी बातचीत करनी है क्योंकि पहले उनसे ज़्यादा समय नहीं दिया गया। वंशराज जी, अरविंद केजरीवाल जब से बाहर आए हैं तब से वो सीधे सीधे बीजेपी को जो हैं वो जमकर घेर रहे हैं, बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, मजबूती की तरफ है, ये इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद, हालांकि बेल पर आए हैं और जब तक चुनाव होंगे तब तक ही बाहर हैं, क्या वाकई में एक गठबंधन को मजबूती देने का काम करेंगे, खासतौर पर दिल्ली पंजाब की बात करें तो? देखिए शीतल भाई, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस जब बना तो आपको पता हो कि इसमें तमाम वो दल शामिल हुए जो महत्वाकांक्षी भेद से दूर जाकर ये गठबंधन बना। और ये गठबंधन का सिर्फ एक मूल उद्देश्य था कि जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में देश की तमाम सरकारी संस्थाओं को अपने पूंजीपति मित्रों को भेजने का काम किया, जो बड़े बड़े दावे वादे किए गए थे 2014 में, वो कहीं ना कहीं आज जमीन से बहुत दूर है, यानी वो कहीं धरातल पे दिखते नहीं। दूसरी तरफ ये आज जो पूरे तरीके से एक षड्यंत्र के तहत इस देश के संविधान को कुचलने की तैयारी हो रही है, उसको खत्म करने की तैयारी हो रही है। सबसे ज्यादा जरूरी है शीतल भाई, इस देश के संविधान को बचाने की। अगर हमारे वोट देने की ताकत को छीन लिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मात्र 3 चीजें बताइए जिससे ऐसे लगे कि संविधान खतरे में, हमारे देश का संविधान खतरे में, लोग भी तो समझ पाए। पार्टी इस बात को कहती है कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो आप बताइए क्या 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, उसको आपने सिर्फ इसलिए उठाकर जेल के अंदर डाल दिया, क्यों? क्योंकि वो आपसे सवाल कर रहा था। आज 99% विपक्षी नेताओं के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और जितने भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा,
मुकुल राय, येदुरप्पा, यानी जितने भ्रष्टाचारी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हुए। ईडी और सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसियों का इस्तेमाल करके जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। और आप क्या बात करते हैं संविधान की, ये संविधान के रखवाले लोग कैसे हो सकते हैं? ये तो ना आदिवासियों की इज्जत करने वाले लोग हैं, ना जो दलितों की इज्जत करने वाले लोग हैं, ना मुझे सिर्फ 3 चीजें बताइए ना, 3 चीजें पॉइंट्स में बताइए, क्योंकि देखिए मुझे आम लोगों को समझाना है, जो लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं। मेरी बात समझिए जी। आदिवासियों के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर पेशाब करने वाले लोग कहते हैं कि संविधान सुरक्षित है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आदिवासियों के ऊपर जो व्यक्ति पेशाब करता है उसको माला पहनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। जो अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ कर कई सवाल कर रहे कह रहे इन पर बताइए, उन पर बताइए। अरे बाबा, तुम बृजभूषण शरण सिंह पे बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम अजीत पवार पे बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम मणिपुर पे बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम येदियुरप्पा पे बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम मुकुल राय पे बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम ये जो बहन बेटियों के साथ दिल्ली के अंदर हुआ उस पर तुम बताओगे कि नहीं बताओगे? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तुमने चंदा लिया, दलाली खाई, तुम उस पर बताओगे कि नहीं बताओगे? सर, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी राज्यसभा सांसद, तुम्हारा आपकी राज्यसभा सांसद वंशराज जी अध्यक्ष कैमरे के सामने दलाली खाते हुए पकड़ा गया, उस पर बताओगे कि नहीं बताओगे? अवरेल जैसे लड़के, अवरेल जैसे नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं, प्रजल्ला जो उनका रवन्ना एक लड़का है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही थी, वो 3000 वीडियो बनाता है महिलाओं का, उस पे ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो आप सवाल मत करिए, आप जवाब दीजिए कि 10 सालों में आपने देश की जनता के लिए क्या किया। ठीक है अवरेल जी, जवाब जल्दी से, फिर धर्मेंद्र जी के पास जाना है। जी बिल्कुल। देखिए, हम जीएसटी की एक और बात कर रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है। हम बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं। सर, आप फिर उसी सीरीज में आ गए, उसी क्रम में आ गए आप। अवरेल जी, मुझे जवाब दीजिए ना, वंशराज जी की बातों का जवाब दीजिए। आप अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रज्वल रमन्ना पे बताओ कि हम आप किसानों के लिए भी पार्टी कार्य का कर क्या रहे हैं, स्टैंड है? गरीबों के लिए भी कार्य कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं, मजदूरों के लिए भी कार्य कर रहे हैं। प्रज्वल रमन्ना क्या है? गरीब है। अवरेल जी, प्रज्वल रमन्ना क्या है? अवरेल जी, आप बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं, वंशराज की बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं आप। खतरे में कैसे है? बार बार आप पर आरोप लग रहे हैं संविधान को लेकर। अवरेल जी, नहीं, मैं जानना चाहता हूं किस आधार पर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? किस आधार पर ये कह रहे हैं? अरे भैया, प्रज्वल रमन्ना बताओ क्या है? प्रज्वल रमन्ना के बारे में बताओगे कि नहीं बताओगे? मैं बताता हूँ। बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बताओगे कि नहीं बताओगे? सुनिए, मणिपुर के बारे में बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पठानकोट में हमला हुआ, एसआई से जांच कराई गई, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 1977 के पहलवान बेटियों को तुम लोगों ने जेल में मरवाया, काम किया गया था लाठियां चलवाई, इससे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? की सरकार के द्वारा उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था, उस समय कानून खतरे में नहीं था, उस समय संविधान की हत्या नहीं हुई थी, जब इमरजेंसी लगी थी, उस विषय पर क्यों नहीं बोल रही? जब पालघर में संतों की हत्या होती है, उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था। अरे भाई, इस विषय पर आप मुख्यमंत्री को तुमने जेल डाल दिया, हेमंत सोरेन को तुमने जेल में डाल दिया, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, सारे नेताओं को तुम जाके जेल में डाल दे रहे हो और तुम संविधान के रखवाले बने हुए हो। तुम्हारा लल्लू सिंह के बयान पे क्या बोलोगे? लल्लू सिंह जब बयान देते हैं कि संविधान को खत्म करना है, उस पे तुम क्या बोलोगे? अरुण गोविल जो बात बोलते हैं तुम क्या बोलोगे? सैम पिट्रोडा के बयान पर क्या बोलोगे? सैम पिट्रोडा का बयान, अरे भाई, अरुण गोविल इस बात को साफ साफ कह रहे संविधान बदलना है। ज्योति मिर्जा बोल रही संविधान बदलना है। ज्योति मिर्जा बोल रही संविधान बदलना है। लल्लू सिंह आपके सांसद बोल रहे संविधान बदलना है। अवरेल जी, थोड़ा होमवर्क करके आइए, बताइए कि भाई लोगों ने किस वजह से इस बात को कहा कि संविधान को बदलना है। पक्ष में बयान देते हैं, भारत का अपमान करने का कार्य करते हैं। अरे लल्लू सिंह के बयान को बताओ ना, पाकिस्तान छोड़ो। अवरेल जी, आप जिस नर्सरी से निकले हमको पता है, आप पाकिस्तान मुसलमान छोड़ो। आप लल्लू सिंह के बयान को बताओ कि आप उनके समर्थन में हो या उनके खिलाफ हो? हिंदू अरुण गोविल के समर्थन में हो या खिलाफ? ठीक है, ओके। तीसरे मेहमान भी हैं, धर्मेंद्र जी भी बने हुए हैं। जी धर्मेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। दोनों नेताओं ने जिस तरह से अपनी बातें रखी, लगातार विपक्ष का एक ही मुद्दा है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, संविधान अगर खतरे में है तो इसमें किस तरह से ये बताया जा रहा है? क्योंकि देखिए, आप जिस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी एक आपके गठबंधन का हिस्सा है, और हमें ना भूलना चाहिए कि 1975 में किस तरह का दौर आया था। नहीं, तो
देखिए शीतल जी, आप 1975 पे अब कई चुनाव लड़ चुके हैं। आप आइए, वर्तमान में दीजिए, जो 10 साल आपने काम किया है उसका हिसाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम सवाल हम लोगों ने उठाया, चाहे मूलभूत सुविधाओं के रहे हो, चाहे संविधान किस लिए, संविधान खतरे में, इन्होंने बताया, भी हमारे साथी ने बताया किस तरह से इनके नेताओं बयान है। दूसरे, मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, 2014 के पहले एक सीएजी की रिपोर्ट आई कि देश में पूरा घोटाला हो गया, सरकार ने खा लिया। आपको विश्वास नहीं होगा, आज की डेट में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के साथी गूगल न करे तो सीएजी का चेयरमैन कौन है, सीबीसी का चेयरमैन, सीआईसी का चेयरमैन, यूपीएससी चेयरमैन कौन है। वो संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं, उनका गर्दन मरोड़ देना चाहते हैं, उनको जेब में रखना चाहते हैं। ये भी एक तरह से आपातकाल है। संविधान खतरे में, जब संवैधानिक संस्थाओं का वजूद समाप्त कर दोगे, संविधान खतरे में। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर। कश्मीर की बात कर रहे थे, ये वही लोग हैं, कश्मीर में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। कश्मीर बता रहे हैं लैपटॉप बड़ा अमन चैन हो गया और कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दंगे की बात कर रहे थे, नू दंगे पर इनकी जबान नहीं खुलेगी, दिल्ली दंगे पर इनकी जबान नहीं खुलेगी, और मणिपुर जल रहा है, न इनकी न इनके नेताओं की जबान खुलेगी। और साथ साथ अभी ब्रजभूषण से लेकर के हाथरस में बेटी के साथ लेकर हो, चाहे कठुआ में रेपिस्टों को माला पहनाने की बात रही हो, चाहे गुजरात के अंदर रेपिस्टों को माला पहनाने वाले लोग हैं। आप बीच में मत बोलो, सुन लो अभी, सुनो पढ़ के आओ, अभी पहले सुन लो, सीताजी को चुप कराइए। ठीक है, समय कम है मेरे पास। सवाल ये है कि हाथ से 20 किलो किसानों की गर्दन मरोड़ने वाले 10 किलो हाथ क्यों कम हुई, इसका जवाब दो। किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, 20 करोड़ नौजवानों को नौकरियां क्यों नहीं मिली, इसका जवाब दो। गंगा मैया साथ क्यों नहीं हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, इस पर जवाब दो। एक भी स्तरीय विश्वविद्यालय नहीं खोल पाए, इस पर जवाब दो। एक भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल नहीं बना पाए, इस पर जवाब दो। मैं बुनियादी सवालों पर जवाब पूछता हूँ। चाइना ने, तुम बॉर्डर पे बहुत, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, उर्मिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, और वंशराज भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, तमाम सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तस्वीर 4 जून को साफ होगी कि आखिर ये पलड़ा, ये ऊंट जो है किस तरफ करवट लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।